हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और जैसे कि अभी आप सबने दिवाली की छुट्टी अपनी मना ली होगी। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से दिवाली को मनाया होगा, एंजॉय किया होगा। तो आज हम फिर से अपनी क्लासेस को लेकर आ गए हैं। और जैसा आपको पता है कि आपका 18 नवंबर में आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम है। तो स्पेशली ये पूरा हफ्ता आपका यूपी टेट कंप्लीट जो हम हिंदी कराएंगे उसमें कंप्लीट आपकी मैं हिंदी कंप्लीट करा दूंगी, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में उसे बहुत अच्छे से करके आ सको। और मुझे पूरा यकीन है, पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ कि आप सभी अपना पूरा यूपी टेट का एग्जाम बहुत अच्छे से दे के आने वाले हो। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आगे जो हमने यूपी टेट को लेकर जो मैंने पूरी एक प्लानिंग की है वो ये है कि मैं आपको कंप्लीट जितनी भी हमारी रचनाएं हैं, कोशिश ये रहेगी कि आपको कल मैं पीडीएफ दे दूँ। जो मुझको मेल करेंगे बच्चे, मैं उनको पीडीएफ अपनी दे दूंगी। जो मतलब कि आपकी हिंदी की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, रचनाओं की भी। लेकिन मैं पूरी कोशिश यही रखूँगी कि इस बार जो आपकी जो क्लासेस चलने वाली है, इन क्लासेस में आपकी सभी रचनाएं कंप्लीट करा दी जाए। और जो पत्रिकाएं आपकी रह गई थी उन पत्रिकाओं को भी इसमें आपके शामिल करके कंप्लीट करा दिया जाए। तो आपके एक ब्राइट फ्यूचर के लिए, आपके यूपी टेट क्लियर करने के लिए आपकी क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी हैं। पूरे वीक आपकी यही क्लासेस चलने वाली है। तो पूरा बिल्कुल एकदम यूपी टेट स्पेशल पूरी हिंदी आपकी होने वाली है। ठीक है, तो अब हम पहले देखते हैं जो मैं आपके आज क्वेश्चंस लेके आई हूँ वो लगभग सारे उसी में से लेकर आई हूँ जो क्वेश्चंस आपके रचनाओं में से पूछे जाते हैं। तो पहले अब देख लेते हैं हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। ठीक है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास, प्रेमचंद के उपन्यासों के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसमें गोदान का नाम भी आता है, गबन रंगभूमि है, कर्मभूमि है, मंगलसूत्र है, सेवा सदन है। ये सभी इनके जो उपन्यास हैं इन सब के बारे में बहुत बार आता रहता है। तो लेकिन एक इसमें आपका अधूरा उपन्यास भी है, ये भी आ सकता है। देखो, सबसे लास्ट वाला जो उनका पूरा उपन्यास की अगर बात करते हैं तो हम गोदान की बात करते हैं। लेकिन अगर आता है कि अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, तो वो क्या होगा हमारा, उसका नाम है हमारा मंगलसूत्र। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा इसमें सही आंसर है मंगलसूत्र। राइट, तो याद रखना आपको अधूरा उपन्यास कौन सा है, मंगलसूत्र। अब हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है। अगर आपसे हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की बात की जाती है तो आप सभी के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो जिसने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी वो कौन थे, वो थे गारसादा तोसी। इनका प्रश्न जो आता है वो 2-3 तरह से पूछा जाता है। जैसे कि पहले तो मैं आपको इसी का आंसर बता देती हूँ, साहित्य का प्रथम लेखक कौन है, हमारे गारसादा तोसी। कभी कभी आ जाता है कि गारसादा तोसी ने जो हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास लिखा है वो लिखा कौन सी भाषा में गया था। ठीक है, अगर भाषा का नाम आता है तो आप नाम रखना याद उसका नाम है फ्रेंच भाषा। और जैसे मैंने आप सभी को बता भी दिया है, एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे तो आप मुझको प्लीज़ मेल करिएगा, मैं मेल पर आपका उसको रिप्लाई कर दूंगी। और हाँ, कुछ मेल्स मेरे पास आई हुई हैं, उनके रिप्लाई उन तक पहुँच जाएंगे आज, क्योंकि जो थोड़ी दिवाली की छुट्टियाँ थी आपकी तरह मैं भी थोड़ा बिजी हो गई थी, उसके लिए आपको जो मेल्स हैं उनके रिप्लाई आज सबके मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं और आपको नोट करा देती हूँ जो मेरी आईडी है kalyani.tyagi@adda247.com। तो आपकी जो भी कोई परेशानी है तो आप प्लीज़ मुझको मेरी मेल पर एक बार मेल कर देना, तो बाकी की चीज़ें हैं आपकी वो क्लियर हो जाएंगी। राइट, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है। इसके बारे में आप सभी को पता है, तो इसके बारे में इतनी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। वो है हमारा जायसी की हमारी पद्मावत है। अब अगले प्रश्न हमारा देख लेते हैं, अशोक के फूल निबंध के जो संग्रह है उसका ये है किसका। ये वाला जो प्रश्न है अशोक के फूल, ये बहुत ज़्यादा आपका पूछा जाता है। ये निबंध के रूप में भी आ सकता है, निबंध संग्रह के, क्योंकि ये निबंध संग्रह का भी नाम है और एक इनका निबंध भी है जिसका नाम है अशोक के फूल। तो अगर ये आपसे प्रश्न दोनों तरह से आए, अगर निबंध संग्रह की बात पूछी जाएगी तो उसमें भी, और अगर आपसे वो निबंध के बारे में पूछा जाएगा उसमें भी आप इसका आंसर दे सकते हो। कौन है अशोक के फूल के हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, कुटज के रचयिता है। ये वाला प्रश्न भी आपका बहुत ज़्यादा आता है, कुटज रचना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसके भी राइटर कौन है, हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। देखो, एक तो निबंध, ये भी हमारा निबंध है, याद रखना कुटज भी एक निबंध है। एक तो निबंध बहुत ज़्यादा आते हैं, उपन्यास आते हैं और कहानियाँ आते हैं, कभी कभी नाटक भी आ जाते हैं पूछने के लिए कि नाटक किसका है। वैसे ज़्यादातर रचना आपके हिसाब से आएगा सिर्फ उसमें रचना है, लेकिन कभी जैसे कि कामायनी है, कामायनी के बारे में पूछ लिया जाएगा कि ये आपकी कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या फिर कोई निबंध है। तो कामायनी क्या है,
कामायनी हमारी एक रचना है पूरी, राइट ना, एक हमारा पूरी एक रचना है, एक तरह से बोल सकते हो आप, एक कविता है, ठीक है। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी, धीरे धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार है। ये प्रश्न आपका दो तरह से पूछा जाता है। पहला तो आपको इसके रचनाकार पूछ ले जाएंगे कि इसके रचनाकार कौन है। अगर रचनाकार की बात करते हैं तो रचनाकार इसके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। लेकिन अगर कभी कभी ये भी आ जाता है कि आपको ये वाली पंक्तियां दे दी जाएंगी, पूछ लिया जाएगा इनमें आपका कौन सा अलंकार है। अलंकार कौन सा होगा इसमें? मानवीकरण। मानवीकरण इसमें हमारा अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, जो संध्या है उसको सुंदरी, किसकी? परी जैसी हमको उसको दिखाया गया, नहीं कि जो हमारा यहाँ पर प्रकृति है, प्रकृति को मानव के रूप में दर्शाया गया है, राइट। तो याद रखना ये आपका दो तरह से पूछा जा सकता है। इसके रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और ये कौन से अलंकार की बात हो रही है? मानवीकरण अलंकार की बात हो रही है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भूषण किस रस के कवि हैं? देखो इस वाले प्रश्न को भी हम दो तरह से देख के चलेंगे। पहला क्या हो गया, जो भूषण कवि हैं वो कौन से काल के हैं हमारे, राइट। अगर काल की बात आती है तो हमारे रीति काल के ये हमारे कवि माने गए हैं। रीति काल में हमारे इनका नाम आता है, ठीक है। फिर आता है कि इन्होंने किस तरह की रचनाएं लिखी हैं, किस रस के इनको कवि माना गया है, तब हमारा आंसर क्या होगा? वीर रस। और आप सभी को पता है ये बहुत ज़्यादा इनका क्वेश्चन आता है कि भूषण की कोई रचना दे दी जाएगी, जैसे आपके इनकी कुछ रचना, जैसे शिवा बावनी है वो भूषण की है, तो शिवा बावनी पूछ ली जाएगी कि शिवा बावनी किसके? भूषण के। तो भूषण के बारे में हमें पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? जब हम गद्य की बात करते हैं तब गद्य हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था? एक तरह से जब हम देखते हैं हमारा हुआ था आधुनिक काल से। और आधुनिक काल का सबसे पहला युग कौन सा है हमारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। वो किसके नाम पर पड़ा? भारतेंदु जी के। तो हम यहीं से देख सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को गद्य का जन्मदाता माना गया। तो अगर आपसे प्रश्न आता है कि गद्य का जन्मदाता किसको माना गया है, तो आपका किसका आंसर जाएगा? आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पे। चलो अब आंसर, नेक्स्ट आंसर है, क्वेश्चन क्या है हमारा? आषाढ़ का एक दिन। देखो अब मैं इसका बताऊं आपको कि आषाढ़ का एक दिन किसकी है? ये आषाढ़ का एक दिन, ये एक नाटक है। नाटक किसका है? ये मोहन राकेश जी का ये एक आपका नाटक है। इनका एक नाटक और भी है, क्या नाम है उसका? आधे अधूरे। आधे अधूरे, ये भी बहुत ज़्यादा इनका पूछा जाने वाला नाटक है, आधे अधूरे, ठीक है। आप एक इसको भी याद रखना, एक तो आषाढ़ का एक दिन हो गया है इनका, एक हो गया है इसका आधे अधूरे, और एक इनका और भी है। इन्होंने कुछ बहुत सारे इन्होंने नाटक लिखे हैं, लेकिन इनके जो पूरे नाटक रहे हैं वो सिर्फ 3 रहे हैं। बाकी इन्होंने एकांकियाँ भी लिखी हैं। एकांकी को क्या होती है? जो नाटक 1 अंक का होता है उसको हम एकांकी बोलते हैं, ठीक है। जो नाटक हम 1 अंक का बोला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एकांकी बोलते हैं। वैसे नाटक में जो हमारे होते हैं उनमें अंक होते हैं। ये जो नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज होती है कि नाटक में कितने अंक होते हैं, आगे की जो जितने भी प्रोसीजर होते हैं वो उनको समझाया जाता है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना होगा कि आषाढ़ का एक दिन हो गया, आधे अधूरे हो गए, ये किसके नाटक है? ये हमारे मोहन राकेश जी के नाटक हैं, राइट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे, मानव का हंस के लेखक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद है, प्रेमचंद है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, या फिर अमृतलाल नागर है। मैं अब आपको इसके बारे में भी एक बात बताऊंगी कि ये क्वेश्चन है, ये भी आपका 2 तरह से आता है। क्वेश्चन है आपका मानस के हंस को लेकर। जो मानस का हंस है ये किसको कहा जाता है? देखो ये वाला प्रश्न भी आ जाता है कि मानस का हंस किसे कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है। इसके ऊपर जो उपन्यास लिखा है मानस के हंस के नाम से, किसने लिखा है? अमृतलाल नागर जी ने लिखा है। और तीसरी बात देखो, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, मानव का हंस किसका है? अमृतलाल नागर का है। मानस का हंस किसे कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है। और अमृतलाल नागर जी ने भी जो मानस का हंस लिखा है ना, वो भी तुलसीदास जी को लेकर ही लिखा है, राइट। और अमृतलाल नागर ने एक और उपन्यास है, वो भी एक राइटर को लेकर ही लिखा हुआ है। क्या नाम है उसका? खंजन नयन। खंजन नयन ये किसको लेकर लिखा है? ये लिखा है इन्होंने सूरदास जी को लेकर, राइट। ये आप याद रखना, तुलसीदास जी को लेकर लिखा था मानव के हंस, मानस का हंस, मानव नहीं है ये मानस है, मानस का हंस, ठीक है। और सूरदास जी को लेकर लिखा है इन्होंने खंजन नयन। तो आपको याद रखना होगा, खंजन नयन सूरदास जी को लेकर, और मानस का हंस तुलसीदास जी को लेकर लिखा गया है। और तुलसीदास जी को मानस का हंस कहा भी जाता है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? राइट, क्वेश्चन क्या है हमारा? कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारा केशव दास को,
राइट। अगर कठिन काव्य की जगह आपका यहाँ पर गद्य हो जाए, कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आंसर होगा हमारा अज्ञेय। ठीक है, अगर आता है कठिन काव्य का प्रेत तो बात आएगी केशवदास जी की, लेकिन अगर पूछा जाएगा कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तब बात आएगी अज्ञेय की। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना। अगला प्रश्न है हमारा, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। आप सब में से बहुत से इसको जानते भी होंगे, विद्यापति जी को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, राइट। अब अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी बोला था, जो कथा सम्राट है वो कौन है, हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है, सखी में मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्ति किस रचयिता की है। बहुत ज़्यादा आपकी ये वाली पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। अज्ञेय की है, मैथिली शरण गुप्त की है, हरिओद जी की है, या फिर आपके जयशंकर प्रसाद जी की है। देखो, मैं इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जयशंकर प्रसाद का नाम बहुत बार सुना हुआ होता है, इसलिए वो उसी पर टिक करके आते हैं, जबकि किसकी है ये, मैथिली शरण गुप्त जी की है, सखी में मुझसे कहकर जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाली कवि कौन थे। हिंदी कविता को छंदों की मुक्त, देखो कब पहले क्या था, जब हम बात करते हैं कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मात्रिक छंद, एक होता है हमारा वर्णिक छंद। लेकिन आजकल जो मैं आपको बता दूं, तीन तरह के छंदों की बात होती है, एक होता है मात्रिक छंद, एक होता है वर्णिक छंद, और एक होता है हमारा मुक्त छंद, यानी कि छंद मुक्त। लेकिन जहां हम मुक्त छंद की बात करते हैं जिसमें छंद ही नहीं है, तो वो छंदों में गिना, तो उसको मैं नहीं मानती मतलब कि उसको गिना जाना चाहिए, लेकिन गिना जाता है फिर भी। लेकिन जो ये है, इसको छंदों की परिधि से मुक्त किया था, यानी कि ना उसमें मात्रिक छंद है ना उसमें वर्णिक छंद है। वह शुरुआत किसने की थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की थी। इनकी वो कौन सी कविता है पता है आपको, वो कविता है जूही की कली। जूही की कली पहली कविता है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी थी मुक्त छंद में, यानी कि कौन सी है वो, जूही की कली। तो याद रखना, अगर जूही की कली के भी रचयिता पूछे जा सकते हैं कि किसकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अतीत के चलचित्र के रचयिता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला आपका ये है, अतीत के चलचित्र बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, किसकी है। ठीक है, किसकी है ये, महादेवी वर्मा जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चिंतामणि के रचयिता कौन है, बहुत फेमस रचना है, बहुत बार पूछी जाती है, कौन है बताइए जल्दी से, चिंतामणि किसकी है। इसमें शायद इसमें गलती हो गई, जयशंकर प्रसाद नहीं है यहाँ पे, एक जयशंकर प्रसाद है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, यहाँ पर आएगा आपका रामचंद्र शुक्ल, राइट, रामचंद्र शुक्ल। ये जो आपकी रचना है ये रामचंद्र शुक्ल जी की है, राइट, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी की है, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है। ये प्रश्न बहुत बार आपका आ चुका है, रेलवे में भी पूछा जा चुका है, एक बार ये बैंक में आ चुका है, और ये यूपी टेट में भी आपका क्वेश्चन आ चुका है कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होते हैं, देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से, या फिर जाति विशेष से। तो मैं आपको इसका आंसर एक बार बता देती हूँ। इसका जो आंसर है वो है हमारा क्षेत्र। जो क्षेत्र विशेष की जो रचनाएं होती है वो हमारी आंचलिक रचनाएं होती है। जैसे कुछ विशेष रचनाएं होती है, जैसे कि आपके लेकर लिख दी हो, आपके ये हो गया बिहार को लेकर कुछ रचनाएं, बहुत सी रचनाएं हैं। और जैसे कि आपका अकाल है, अकाल को बंगाल का अकाल, यानी कि बंगाल को स्पेशली लेकर दी। जो आंचलिक जो रचनाएं की जाती हैं, जो अंचल को लेकर की जाती है, वो हमारी क्षेत्र विशेष को लेकर रचनाएं की जाती है। जैसे हमारी एक आंचलिक उपन्यास है, बहुत फेमस है, वो उसका कभी कोई भी आ भी जाता है, मैला आंचल। ठीक है, कभी कभी मैला आंचल के बारे में पूछ भी लिया जाता है, तो मैला आंचल कैसी रचना है, वो एक आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, तो जो क्षेत्र विशेष को लेकर लिखी जाती है, किसी एक विशेष क्षेत्र के बारे में जहाँ सारी बातें बताई जाती हैं, उनको हम आंचलिक रचनाएं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय में कौन सा अलंकार है, राइट। अब हम इसको बोलते हैं, इसमें हमको देखना है, देखो सबसे पहले क्या है, त त त त, यानी कि एक ही वर्ण क्या है, बार बार आपका आ रहा है, यानी कि बार बार एक ही वर्ण की आवर्ती इसमें हो रही है। और जहाँ एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार होती है वहाँ कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार। तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चरण कमल बंदो हरिराही में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराही में कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, रूपक है, अतिशोक्ति है, या फिर उपमा है। हमारे यहाँ पर मेन चीज क्या है, इस पूरी लाइन में आपको क्या चीज दिख रही है, चरण कमल। चरण कमल
यहाँ पर क्या है, उपमान में उपमेय की कोई संभावना वगैरह नहीं की गई है। क्या जो उपमान है यानी कि जो उपमेय है उसको उपमान ही मान लिया गया है। और ऐसा कहाँ पर होता है, हमारा रूपक अलंकार में। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, हमारा रूपक अलंकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट है, जिस छंद के पहले और तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है, वह छंद क्या कहलाता है? रोला कहलाएगा, चौपाई कहलाएगा, कुंडलिया कहलाएगा या फिर दोहा कहलाएगा? आप सभी को इसका शायद आंसर सभी को मेरे हिसाब से पता होगा कौन सा होता है जहाँ 13 और 11 मात्राएं होते हैं, हमारा दोहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मनो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? देखो, वीर रस है, रौद्र है, अद्भुत है या फिर आपका करुण रस है। ठीक है, इसमें आपका करुण रस है। इनमें से आपको एक बताना होगा, जल्दी से आप गेस भी कर सकते हो। ये करुणा नहीं है, करुण है, राइट, करुण रस है। यहाँ उसमें सीधा सा बताया गया है क्रोध के बारे में, और क्रोध कहाँ है, हमारा रौद्र रस में, राइट ना। क्रोध कहाँ है, हमारा रौद्र रस में। तो हमारा कौन सा रस होगा इसमें, रौद्र रस। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो इस तरह के प्रश्न अब बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे, स्पेशली बैंक में तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि बेकारी की समस्या बढ़ती जा रही है शिक्षित वर्ग की दिन प्रतिदिन, इनको हमें क्रम में लगाना है। अगर हम इसको पढ़ के देखते हैं तो क्या है, शिक्षित वर्ग की बेकारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यानी कि पहले हमारा ल आ रहा है, राइट ना, ल आ रहा है, उसके बाद हमारा यह है, बेकारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम उस हिसाब से देखते हैं, अब आप इसमें जल्दी से देखो कौन सा है इसमें जो आपको सही लग रहा है। देखो, ये हमारा जो ख, जो हमारा आंसर इसमें आ रहा है, ख मुझे इसमें लग रहा है कि इसमें ख होना चाहिए। देखो, यानी कि पहले हमारा क्या होगा, ल है कि शिक्षित वर्ग की बेकारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा सही आएगा, हमारा ख आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ हमको इनको क्रम में लगाना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि जिस समाज में ब्याहता को अकारण ही अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता हो, वह समाज निश्चित रूप से प्यार के स्थान पर यातना दी जाती है। सभ्यों का समाज नहीं है, अपितु नितांत असभ्यों का समाज है। यहाँ से हम इनको अगर मैच करके देखते हैं, देखो यहाँ से हमें देखना होगा कि जिस समाज में ब्याहता को, नंबर 1 इसमें दिया हुआ है, यानी कि पहली लाइन तो हमारी यही होनी है, राइट ना। और लास्ट की हमारी लाइन क्या होनी है, अपितु नितांत असभ्यों का समाज है। हमें इन दोनों लाइनों के बीच में ही इस पूरे सेंटेंस को फिट करना होगा, जिससे पूरा हमारा सेंटेंस हमारा बनके हमारे सामने आ जाए। तो हमारा क्या है कि जिस समाज में ब्याहता को, हम इसमें यहाँ से जोड़ के देखते हैं, अकारण ही अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता हो, प्यार के स्थान पर यातना दी जाती है, ठीक है ना। अब हम यहाँ से देखते हैं, ऑप्शन में हम देख लेंगे कि पहले हमारा क्या है। हम अगर य से देखते हैं, य से हमारा ये है, उसके बाद व आया हुआ है। य का ऑप्शन हमारे पास सिर्फ एक ही आया हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि य का हमारा ऑप्शन एक है और उसके बाद हमारा क्या है, व आया हुआ है। वह इसमें बिल्कुल सही हमारा नहीं बैठता है। तो अब हमारे दूसरी चीज क्या है, अकारण अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता है। फिर हमारा ल आता है कि प्यार के स्थान पर यातना दी जाती हो, जिस समाज में ब्याहता को प्यार के स्थान पर यातना दी जाती है, यानी कि अब हमारी बात होती है ल की। तो हमने ल कहाँ मिला, हमको इस वाले में आके हमको ल पहले मिल गया है, ल। तो हम यहाँ से देखते हैं कि प्यार के स्थान पर यातना दी जाती है, फिर इसमें य दिया हुआ है, अकारण ही अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता हो। फिर हमारा र आता है, वह समाज निश्चित रूप से सभ्यों का समाज नहीं है, अपितु नितांत असभ्यों का समाज है। अगर हम इसको सही बिल्कुल एक सही सीक्वेंस में देखते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, हमें ग, हमें इसमें आंसर इसका सही मिलता है। यानी कि जिस समाज में ब्याहता को प्यार के स्थान पर यातनाएं दी जाती हैं, अकारण ही अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता हो, वह समाज निश्चित रूप से सभ्यों का समाज नहीं है, अपितु नितांत असभ्यों का समाज है। तो हम यहाँ देखते हैं कि पूरा सेंटेंस हमारे सामने बनकर आ गया है। तो ये आपके आज के प्रश्न थे। अगली जो आपकी क्लास होगी वो आपको मतलब कि इसमें से ही कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो प्रश्न कराए जाए वो वही प्रश्न हो जो आपके यूपी टेट में आने वाले होंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपका सबसे पहला पेपर यूपी टेट है, तो आपको पूरा फोकस अपने पेपर पर कर देना चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो रचनाएं होंगी वो रचनाएं मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो रचनाएं आपको सारी कंप्लीट इसमें करा दी जाए। अगर आपकी कोई भी प्रश्न है, उसका प्रश्न आप प्लीज़ मुझे आज रात 8 बजे या 9 बजे तक आप मेरे पास उसको मेल कर देना, जिससे मैं कल जो आपकी क्लास होगी उसमें उन प्रश्नों को डाल सकूं जो आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहे हो। ये जो आपका पूरा हफ्ता है, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि 17 नवंबर तक आपका कंप्लीट हिंदी आपकी करा दी जाए, जिससे आपको कुछ और छेड़ने की या पढ़ने की ज़रूरत ही न पड़े, ठीक है। तो हम क्लास अगली लाएंगे, तो उसके लिए आपको बस मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है, जो मैंने आपको अपनी मेल ID अभी बताई हुई है उस पर आप मुझको मेल कर देना जो भी आपका प्रश्न होगा, ठीक है। तो अगली क्लास तक के लिए
बाय।